Please give your name again. Krishnapad Das. Okay, Krishna Das, you hails from Odisha? No, I hails from Jaipur and I stay in Jaipur. I visit Indore also, Madhya ओके Pradesh. ओके। सो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये फ़ोन लगाया। और दूसरी बात है कि जो हमारा कॉज है वो कॉज बड़ा महत्वपूर्ण कॉज है कि अपराध मुक्त भारत क्या हमारे नेताओं को ग्राह्य होगा? दिस क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड Yes, yes. बिकॉज I think you must be knowing this that in election of Uttar Pradesh, there are 403 seats in Uttar Pradesh assembly, out of which 205 are the people with the criminal record as per their own affidavit. Oh, अच्छा. That makes it 51%. 51%. Yeah, so that is they have already crossed the mark of the 50%. So when every party is opting for the people with the criminal record, right? And if they are having the added advantage of the caste or religion, then they will be given extra preference. And people are winning from lockup or from jail. Yes, That yes. is the most unfortunate part of it. And Very unfortunate. then they will become your lawmaker, and they will decide your policy. And Yes. what kind of the people they would like to keep on their side, what kind of the people they will ask to sit on dayas. Correct. That is a very important thing which need to be appreciated and understood. जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपराध मुक्त भारत का स्लोगन तो ला सकते हैं, लेकिन हम अपराध मुक्त भारत नहीं बना पाएंगे। नहीं बना सकते। राइट? तो मुझे लगता है कि वैसे तो हमने क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा था, एंड फॉर्चुनेटली द कॉन्सेप्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन एट द मोमेंट। बट मुझे ये बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। मुझे लगता है कि हमें दूसरे वेवलेंथ पे जाना पड़ेगा, या तो हमें अपने राजनेताओं को मजबूर करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें पराजित करना पड़ेगा। पराजित करना, क्योंकि आई डोंट फोरसी एनी शॉर्टकट। तो इसमें मुझे कोई वो दिखता नहीं है, और हमें सभी लोगों को जोड़ना होगा। मिस्टर दास, मुझे ये बताइए, मैं हर किसी से एक प्रश्न जरूर पूछता हूं कि क्या आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं या गुलाम मानते हैं? एक्चुअली स्वतंत्र तो हम है ही नहीं, हम तो गुलामी हैं। और गुलाम उसमें भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये है कि चलो हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, एक तो ये है मतलब कहने के लिए। दूसरा ये है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप बिल्कुल सेफ नहीं हैं। आप कहीं भी किसी से मिलने जाएंगे, आज क्यों इतनी फोर्सेस बढ़ रही हैं, क्यों आदमी इतना डर रहा है, क्यों इतनी सिक्योरिटीज की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेथ है, आपसी जो जो सद्भाव है, एक दूसरे पे विश्वास। जैसे पहले ऐसा भी हुआ करता था कि गाँव में रोज रात को दिन में भी लोग अपने दिन को रात को लोग अपने घर के दरवाजे खुले करके सोते थे। तो मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एवरीथिंग देखिए, स्टार्ट्स फ्रॉम आपने माइंड। बिल्कुल सही कहा है और आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से इसी बात को थोड़ा दोहराता हूँ। ठीक है ना? आई मीन, जो बात आप कह रहे हैं अंतोगत्वा वही बात जो है ग्राउंड पे परसेप्शन में तो वही बात आएगी, लेकिन इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से इसी बात को जरा समझाते हैं आपको। ठीक है ना? अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे। बिल्कुल बनाए थे। और उसके पीछे 2-3 ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे कि भारतीयों को अपमानित करना, शोषित करना और फिर शासित करना। ये 3 मकसद सामान्यतः हुआ करते थे, जिसमें अपमानित करना भी एक मकसद हुआ करता था। बिल्कुल था। ठीक है ना? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले
उन सब नियमों को हमारे ऊपर थोप दिया, और उसके बाद जितने भी लोग आए उन्हें वह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसके माध्यम से वो सत्ता में काबिज बने रह सकते थे। लिहाजा उन्होंने उस व्यवस्था को बदलने में ना तो कभी कोई रुचि दिखाई, ना कभी कुछ किया। ठीक है ना? आपको मिस्टर दास ये मालूम है क्या कि आज भी आप की पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है? थोड़ा सा सर इस फील्ड में मतलब थोड़ा सा उतनी नहीं, नॉलेज इसलिए नहीं मैंने है। पूछा, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो, बट आपको मैं बता दूं कि आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। और ये एक्ट जो है आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मात्र जो है 4 साल बाद बनाया गया था। तो 1857 में हमने एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, जिसमें हम असफल हो गए थे। और तो उसके 4 साल बाद 1861 में ये पुलिस एक्ट बनाया गया था, और एक ऐसी पुलिस व्यवस्था लाई गई थी कि अंग्रेजों का साम्राज्य हमेशा चलता रहे। अच्छा, हाँ, तो ये फिर क्या था इसमें, वैसे थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? लॉर्डशिप की जो पुलिस होती है ना, जैसे उसमें ये था कि जिसको चाहो उसको बंद कर दो। हमें संदेह हो रहा है कि मिस्टर दास जो है कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, तो मैं आपको 151 में बंद कर दूंगा, अच्छा। क्योंकि मुझे संदेह हो रहा है कि आप जो है ना कोई संज्ञेय अपराध कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरा जहां पे दिल करे उसको मैं बंद कर सकता हूँ। आप घूम रहे हैं और हम कहें भाई ये तो आपके हाथ में चीजें से कोई ताला भी टूट सकता है, तो भाई आप तो नकबजनी कर सकते हैं, आप तो चोरी कर सकते हैं, तो हम आपको 109 में बंद कर सकते हैं। राइट? राइट। और फिर जो है हम आपको जो है 107-16 कर सकते हैं कि आप अच्छा व्यवहार बना के रखिए। अच्छा व्यवहार की डेफिनेशन पुलिस तय करेगी। फिर जो है झूठे मूठे मुकदमा कायम करके 110 में जो है अपराध का जो है कहना चाहिए आत्तन अपराधी और वो सब चीजें हैं उस तरीके का। तो सवाल ये नहीं है कि क्या है, ये तो पुलिस एक्ट की बात अकेली हुई। सभी नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीयों की सेवा करने के लिए तो नहीं बनाए थे। बनाए थे क्या? ये तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं, वो तो अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने बनाए थे। अपना और साम्राज्य चलाने के लिए और हम्म, आपको भारतीय गुलामों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये सब नियम कानून बनाए पूरा थे। एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया अपना। जो लॉर्ड मैकॉले आए 1835 में, पूरा करेक्ट। लेकिन पूरा लॉर्ड लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड एडम ने हम्म, 1830 में हम्म, एक 1178 पेज की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें भारतीय जो है ना एजुकेशन का उन्होंने गान किया है कि भारत की शिक्षा हाँ क्या है। हाँ, कान किया है। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको तोड़ना जरूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। हाँ, तभी सफल हो पाएंगे। तो, करेक्ट। तो कितने पेजेस का था? 1100? 78, 1178। 1178, 3 दिन ओ, तक शायद चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, अच्छा। वहां के ओ, मतलब हाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यस यस यस। तो फिर इसके बाद जो व्यवस्था जिससे वो भारतीय गुलामों पर शासन करते थे, जिसको ब्यूरोक्रेसी पुलिस और जुडिशरी कहेंगे, उस व्यवस्था को जिसमें कि गुलामों पे शासन करने के लिए जो व्यवस्था है उसमें लॉर्डशिप होना चाहिए। राइट? क्योंकि लॉर्डशिप होगी तभी तो वो गुलामों पे शासन कर पाएगी। करेक्ट। तो उसी लॉर्डशिप के साथ बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के वो पूरी व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई। राइट? यस सर। तो अच्छा, अब तीसरा सवाल हुआ कि उसके ऊपर हुई राजनीतिक सत्ता। तो राजनीतिक सत्ता को कैसे उतारा गया? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक्ट बनाया गया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। राइट? और उसके तहत पॉलिटिकल पार्टियां पैदा हुई, और ये एक्ट बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण घृणित तरीके का एक्ट बनाया गया। हालांकि लोग इसको अभी तक समझ नहीं पाए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी तो पैदा हुई, पॉलिटिकल पार्टीज को भर भर के लाभ भी दे दिए गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिक रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से कृत्य जो है वो आपत्तिजनक होंगे, ऐसा कोई जो है वो नहीं किया गया। हेलो? हेलो? हाँ हाँ जी सर। हाँ। तो
पॉलिटिकल पार्टी आई, आज पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि वो आपके वोट से तो जीत रहे हैं लोग, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को। सही बात। और ये भी बड़ी लज्जाजनक बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टी किन लोगों को टिकट दे रही हैं। जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट दे देंगी, जो अपने बड़े नेताओं के बच्चे हैं उनको टिकट दे देंगी, राइट, बिना उनके एक्सपीरियंस को, बिना उनकी कोई काबिलियत के। और तीसरा जो है, जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटेंगी, और वो भी अयोग्य लोगों को। अयोग्य लोग। और अयोग्य पे मेरा बहुत ज्यादा जोर रहता है, क्योंकि ये अयोग्य लोगों को इसलिए खोजते हैं कि यदि कोई योग्य व्यक्ति पहुंच गया तो वो इनकी, हाँ बिल्कुल सही, उनकी अथॉरिटी को चुनौती बन सकता है, तो वो इनकी अथॉरिटी को चुनौती ना बन पाए। तो इसलिए कम से कम अपने से तो योग्य नहीं होना चाहिए, जी हजूरी करने वाला होना चाहिए, जो आपके गुण गाता रहे ऐसा होना चाहिए, जो अपना इंडिपेंडेंट दिमाग लगा के भारत माता की सेवा की सोच ना रखता हो, ऐसा होना बहुत आवश्यक है, राइट। और फिर जो है दूसरी पार्टी के लोग, जिनको उनकी पार्टी से ये लगने लगा कि अब शायद उनकी जो है ना वो खत्म हो गई है, तो ऐसे लोगों को भी टिकट देते हैं, राइट। तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो किसी बिना नीति सिद्धांत के अलावा सिर्फ सत्ता भोगने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्हें वो मंच पे भी बिठाते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको शाल उड़ाते हैं, और उनको टिकट भी देते हैं, और मंत्री पद भी देते हैं, और कई बार ढेर सारा पैसा भी देते हैं। हेलो, यस 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 सर, डू यू एग्री विद दिस? हाँ यस करेक्ट। और फिर जो इसमें पांचवी कैटेगरी है वो है अपराधियों की, राइट। तो भर भर के, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, भर भर के अपराधियों को टिकट दिया जाता है, और यदि अपराधी जाति और धर्म का तड़के के साथ हो तो उसको प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे 5 तरीके लोगों को ही टिकट दिए जाते हैं। इसमें कोई एक आध कैटेगरी आप जोड़ना चाहेंगे क्या, कि सब आ गए इसमें? आपको सर जो नॉलेज है उसके सामने तो इस फील्ड में मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस मेरा जो उद्देश्य था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, तो बस ये था कि यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा लोगों को हेल्प कर सकती है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जोर से हेल्प कर सकती है। देखो, एक चीज समझ लें, स्पिरिचुअलिटी तो बैक में काम करेगी, राइट। तो एक मिनट अपन क्या थोड़ा सा राजनीति के बारे में एक आध मिनट और लगा दें, फिर अपन इस पे बात करेंगे। तो जो दूसरी बात है कि ये जीतते किन हथकंडों के माध्यम से हैं। तो पहला, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने आईटी सेल बना दिए हैं, राइट, जो अपनी छोटी मोटी चीजों को महिमा मंडित करते हैं, दूसरों की जो है ना गलतियों को खोज के उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके उनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। और आईटी सेल का ये भी काम है कि वो सोशल मीडिया के उन हैंडलर्स को देखें, पहचानें, जिन्होंने काफी व्यूअरशिप पाली है। तो ऐसे लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई करके उन्हें अपने पेरोल पे लाके अपनी बीन बजाने के लिए तैयार कर दिया जाए। बिल्कुल, राइट, एग्जैक्टली। तो जो बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो सीमित बात कर रहे हैं। मतलब वो गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सीमित कह रहे हैं, और वो आपको डराने की बातें कर रहे हैं, आपको जगाने की बातें कर रहे हैं, समाधान छोड़ दे रहे हैं। समाधान वो इन्हीं के बीच में खोजना चाहते हैं, राइट। तो आईटी सेल के बाद जो है ना पेड न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। सोशल मीडिया तो पूरा एक अलग संसार आ गया है। संसार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो संसार से उन्हें एजुकेट भी कर रहा था। तो वो आपको इंडिपेंडेंटली एजुकेट ना कर पाए, और उसको अपने पॉकेट में रख के अपना महिमा गान कराया जाए, जिससे कि चीजें रीइंफोर्स होती रहेंगी। वही आप आईटी में वाले भी कह रहे हैं, वही न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं, वही पेपर में छप रहा है, वही आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीइंफोर्स होती जाती है ना। आपको लगता है जरूर सही होगी, सभी लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सत्यता है इसमें, है कि नहीं? तो माइंड में वो सेट हो जाएगा, उनके सब माइंड में सेट हो जाएगा। करेक्ट, और वही मकसद है, साइकोलॉजिकल वारफेयर इज द पर्पस।
फिर इसके बाद जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनमें पेड न्यूज छपवाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जो बड़ी बड़ी आम सभाएं करते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपती है, वो जनरली बड़ा खर्चा करके पेड न्यूज होती है, वैसे ही पेड आम सभा हो गई। तो पेड आम सभा का मतलब क्या हुआ, जिसमें आप गाड़ियां भेज रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको जो है लंच डिनर करा रहे हैं और पर हेड पर डे 500 रुपए भी दे रहे हैं। तो ये पेड आम सभा नहीं हो गई? पेड आम सभा हो गई कि नहीं हो गई? भुगतान के सहित आम सभा, राइट। फिर ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है दारू बंटवाना, पैसे बंटवाना, इसका यूज करते हैं, राइट। और जाति और धर्म के आधार पर हमको बांट के उसको चला के और एक भय पैदा करके हम ये लोग चुनाव जीतते हैं। और ये इस बात को लेकर जीतते हैं कि यदि ये दूसरा वाला आ गया तो तुम मर जाओगे, जिंदा ही नहीं रह पाओगे, लिहाजा हम भी शायद हो सकता उतने अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी वोट हमें ही दे देना, क्योंकि तुम अपनी यदि कुशलता चाहते हो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना। तो चारों तरफ से घेर के इस तरीके से ये जीतते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कैसे भी हमारा वोट पा रहे हैं, वोट तो हम दे रहे हैं ना, राइट। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इन्हें होना चाहिए और हमारी बात इन्हें पार्लियामेंट में रखना चाहिए, लेकिन ये चुने तो हमारे वोट से जाते हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, राइट। ये रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं और इनकी हिम्मत नहीं है कि जिनने इन्हें चुना है उनको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। ये इन्हें हमेशा डर सताता रहता है कि इनकी प्लेट में जो भी 2-4-6 टुकड़े आए हैं कहीं उनसे ही वंचित ना हो जाएं। इस भय से हमेशा ये अपने आकाओं का महिमा मंडन करते रहते हैं। यदि वो आका उतने ज्ञानी ना भी हैं तो भी उनका महिमा मंडन करने के अलावा इनके पास और कोई विकल्प शेष रह नहीं जाता है। डू यू एग्री विथ मी? यस। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब नियम कानून गुलामों वाले के हैं और व्यवस्था जो है अकाउंटेबल नहीं है, लॉर्डशिप वाली है, वो गलत डिसीजन ले तो भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, घूस खा कर डिसीजन ले तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और जिनको हम चुन के भेज रहे हैं जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो वो जो है हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमारे पास अब हम बड़े गुलाम नहीं हो गए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों को कहना चाहिए कि ज्यादा डराने की स्थिति में हो गए हैं, राइट। तो जो कब्जे में नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर रेड करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो जो लोग अंग्रेजों जैसी सल्तनत जहां पे कि कभी सूर नहीं डूबता था, इतना फैलाव था उसमें, उनको चुनौती देने में जब भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं हुई और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वही भारतीय अपने चुने हुए नेताओं के सामने इतने बौने हो गए हैं कि उन्हें मुंह खोलने में डर लगता है। तो हम बड़े गुलाम नहीं हो गए। सही बात है, बिल्कुल। मतलब हम अकेले गुलाम नहीं हैं, हम बड़े गुलाम भी हैं। इस एनालिसिस से आप किस हद तक सहमत पा रहे हैं? नहीं, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। और इसमें जो मतलब मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो मैं जस्ट सोच रहा था। नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन क्या है कि हमने इस व्यवस्था को बदलने के लिए और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, समर्थ और समृद्ध भारत जो है निर्माण करने का जो है ना बीड़ा उठाया है। तो इसकी यात्रा की शुरुआत तो हमने अपराध मुक्त भारत से की, फिर उसमें भ्रष्टाचार मुक्त से लेके समृद्धि से लेके हर चीज जोड़ दी गई है। और हमें जो इसकी कहना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं रामचरितमानस में भगवान राम की जो वो है उससे कहीं इसको लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भयविन होए न प्रीत। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक तो ब्राह्मण फोर्स चाहिए, एजुकेशन, जहाँ पर ऐसे लोग जो थोड़े सोबर हैं, नो सेंट हैं, जो एजुकेशन से समझ सकते हैं चीजों को,
एक यस, जहाँ पे एजुकेशन काम नहीं करती है वहाँ पे फोर्स काम करती है, तो दोनों ही है। भगवान राम ने मतलब उस तरह से एजुकेट भी किया, और फिर जब बिल्कुल प्रेम से जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने फोर्स का भी प्रयोग किया, ऐसा। तो मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, इसमें बेसिकली 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो ये है कि चाहे हमारा काम करे चाहे ना करे, हमें अनुनय विनय जरूर करना चाहिए। ये पहला मंत्र उसका ये हाँ है ना। हाँ तो पहला मंत्र है कि अनुनय विनय करना, राइट। दूसरा मंत्र है कि यदि अनुनय विनय से काम ना बढ़ रहा हो तो फिर तीर कमान निकालिए और भय पैदा करिए, राइट। और यदि भय पैदा करने से काम बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे पराजित करिए, नष्ट करिए, राइट, है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान व्यवस्था ने लगभग आसुरी स्वरूप धारण कर लिया है, और हमारे वेदों ने हमको एक बात कही है कि हम किसी भी असुर से सीधे लड़ेंगे तो पराजित होंगे, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सही बात है तो। है ना। करेक्ट। क्या आप किसी असुर से सीधे लड़ सकते हैं क्या? और क्या ये अच्छी रणनीति होगी? नहीं, अच्छी नहीं होगी, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा करेक्ट। इंटेलिजेंटली तो डील करना पड़ेगा। उसका दिमाग जो है हमारे वेदों ने ये दिया है कि आप तपस्या करिए, ठीक है ना, और तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त करिए, वरदान प्राप्त करिए, और अस्त्र शस्त्र और वरदान से सुसज्जित होके फिर असुरों को पराजित करिए, राइट। यस। तो डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है? डेमोक्रेसी की तपस्या ये है कि आप लोगों से संपर्क करिए, उनके अंदर की ऊर्जा जागृत करिए, और फिर संयुक्त प्रयास से उनको अपने तरफ करके संयुक्त ऊर्जा से इन्हें हराइए। आइए। करेक्ट। तो इसको जो है क्राइम फ्री भारत ने एक ऊर्जा मॉडल के बतौर डेवलप किया है। ये बात आपको कैसे, कितने हद तक ठीक लग रही है? कि मतलब आप जो अभियान चला रहे हैं उसमें आप ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करके, उनको एजुकेट करके, फिर उनको नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं। तो अच्छा। जैसे आपने मुझसे बात की और अभी मैंने आपको जो बातें कही हैं, इसको हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं। अच्छा। मैंने आपको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन दिया, आपके अंदर जो ऑलरेडी ऊर्जा विराजित थी, हमने उसे जगाने की कोशिश की, आपको भरोसा दिलाया कि संयुक्त प्रयास से परिवर्तन संभव है। हाँ, वो तो है। ठीक है ना। अकेले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सब जुड़ जाएंगे तो इस परिवर्तन को उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो अभी हमारे राजनेता बनके, भागवताता बनके बैठे हुए हैं, ना इनके पास शिक्षा है, ना इनके पास चरित्र है, फिर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो हमसे बड़ा होना चाहिए, हमसे ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, ज्यादा शिक्षित होना चाहिए, ज्यादा सोच वाला होना चाहिए, ज्यादा विजन वाला होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? सही है सर, बिल्कुल आपकी बात है? करेक्ट। तो देखिए, आप कितने साल से अध्यात्म के फील्ड में हैं? मैं सर पिछले 10 साल से फुल टाइम डिवोटी हूँ, और मैं कॉलेजेस में मैं लेक्चर्स लेता हूँ भगवत गीता के। तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए, ठीक है ना। हाँ। और उसके साथ में लोगों को जागृत करके क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए, राइट। और वो बहुत आसान है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है, राइट। और उस ऐप के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं आप। लोगों को वहां पे मोटिवेट करने के लिए डेली कुछ गीता के जो है ना वो कर सकते हैं, और लोगों को प्रेरित करना है कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को उन्हें जोड़ना है। और इसी तरीके से जैसे मैं आपको ऊर्जाकृत करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके से ऊर्जाकृत भी करना है और संकल्पित भी करना है। ठीक है सर,
ठीक है ना? करते हैं बिल्कुल। तो ये काम आपको करना है और दैट विल बी ग्रेट, यस सर, डेफिनेटली। है ना? और और कहीं ऑनलाइन जब प्लेटफॉर्म हम पर लोगों आपको ऐसा लगे कि कहीं एक लेक्चर आप चाहते हैं तो आई कैन टेक ऑनलाइन सम हाफ एन आवर। बेसिकली जो लेक्चर है, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उसी के दौरान आप लेक्चर दीजिए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो हम आपसे जो है विभिन्न मॉडल पे जुड़ के और आपको जो है लेक्चर देने का मौका कर देंगे। आप जो हम मीटिंग करते हैं हर गुरुवार को, उसमें भी आप जुड़िए तो आप वहां पे भी अपनी बात रख सकते हैं और 1-to-1 सेशन हो सकता है। और जो लोग आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, राइट, उनका कोई ना कोई आपने अपनी सूची रखी होगी, वो आपसे बात करते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, ऐसा कुछ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। करेक्ट करेक्ट। ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल। तो उन लोगों को जो है अब आप फोन करके अपनी तरफ से उनको ऊर्जाकृत करिए और हम आपको जो है वो भेज रहे हैं, उसमें पहले आप जुड़ जाइए और फिर अपनी प्रोफाइल की लिंक भेजिए। जो हमने आपको भेजी है उसको भेजेंगे तो उसके नंबर मुझे मिलेंगे, राइट? और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे ये नंबर क्या भला है? ये नंबर है प्रतिष्ठा पॉइंट, राइट? तो जो जितने लोगों को जोड़ता है उसके लिए उसको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 पॉइंट मिलते हैं, राइट? फिर जो आप मोटिवेशनल पोस्ट डालेंगे उसके लिए यदि लोगों ने उसे लाइक किया तो उसके लिए 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना? और ऐसे ही यदि आप अपने लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहते हैं तो उसके लिए भी मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है ना? मकसद क्या है? मकसद है कि लोगों को जोड़ के संयुक्त ऊर्जा से हम पहले तो दीपक जला के थाली बजाकर उन चीजों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कहें कि भाई आप इन नियम कानूनों को बदलो इस तरीके से, राइट? जो व्यवस्था अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी है, जो इनमें से कोई भी नेता नहीं कह रहा है कि वो गलत है, आपको जो है ना बाकी चीजों से लड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको अच्छी व्यवस्था देने की बात कोई नहीं कह रहा है। कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। तो हम इनको कहें कि भाई ये काम करो आप, और यदि इसके बाद भी नहीं करते हैं तो हम थाली बजाकर दीपक जला के इनकी भर्त्सना करेंगे, इन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो ये प्रतिष्ठा पॉइंट अपन लोगों को बांट रहे हैं। जो ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट क्षेत्र का जो व्यक्ति के पास होगा उसको जो है हम अपना टिकट देंगे और संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के उसे जिताएंगे। क्योंकि यदि हम इनके तरीके से चलेंगे तो फिर उसी तरीके के नोट चाहिए। जो नोट खर्च करेगा तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट? तो फिर तो वो एक अच्छा व्यक्ति और गंदा बन जाएगा, बिल्कुल वो अच्छा नहीं रह पाएगा, केजरीवाल जैसा हो जाएगा। आई डोंट नो वो अच्छे थे कि नहीं थे। सर मैं थोड़ा सा आपसे विनती करना चाहूंगा। जी आप आदेश करिए। हाँ बस कि अच्छा है आपका विचार, बहुत ही अच्छा आप विचार कर रहे हैं और इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं एक संस्था में हूँ, कार्य कर रहा हूँ मैं एक तो सबसे पहले अभी आपको लिंक भेजता हूँ, उसके माध्यम से आप जुड़िए, ठीक है ना? और फिर अपने प्रोफाइल, उसमें जो है ना राइट में नीचे की तरफ आपकी प्रोफाइल रहती है, राइट? तो उसको अपनी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है सेंड करने का उसमें ऑप्शन रहता है, शेयर करने का। तो उसके माध्यम से अभी इस पे मैं मेरे लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकता, हमें ऊपर भी थोड़ा अपने डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं, देखो ये जो है आप यहाँ तो संस्था से के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं। यू आर मिस्टर दास एज ए इंडिविजुअल पर्सन, राइट? तो यू एक्सरसाइज योर इंडिविजुअलिटी। अभी हमने आपकी संस्था को नहीं जोड़ा है, मिस्टर दास को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा है। यहाँ पर आप अपनी ज्योति, अपनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, राइट? एक अच्छे भारतीय, एक भारत अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य के लिए जब आप उस संस्था का नाम लेंगे तब आप उनका यूज करना। जब आप मोटिवेशनल टॉक उनके बैनर के नीचे जाएंगे तब उनसे पूछ लेना, अभी क्या जरूरत है, ठीक है कि नहीं? आप एक बार भेज दीजिए मुझे सर। मैं जरूर भेजता हूँ, लेकिन उसमें आपको 3 संकल्प हैं। मैं चाहूंगा कि आप जैसा व्यक्ति तो पहला वाला संकल्प ले। वो संकल्प ये है कि आपको 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़ना है, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में रहे, जिनको आपने पूर्जाकृत किया,
तो जैसे हमने आपको ब्रीफ किया इसी तरीके से उनको ब्रीफ करके, उनको ऊर्जाकृत करके और अपनी प्रोफाइल की लिंक भेजिए। ध्यान रखना मेरी वाली जो भेजी हुई लिंक को मत यूज करना, ठीक है ना? ठीक। क्योंकि यदि आप हमारी वाली लिंक भेजेंगे तो उसके नंबर मुझे मिलेंगे, राइट? और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मुझे मिलें, वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं तो वो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होना चाहिए। तो और हमने आपको समझा दिया है कि उसमें प्रोफाइल में जैसे जो है नीचे की तरफ राइट साइड में प्रोफाइल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसके ऊपर शेयर करने का कॉन्सेप्ट है। तो जिनको आप जानते हैं पहले उनको ऊर्जाकृत करिए, फिर उनको जैसे मैंने संकल्पित किया कि 10 दिन के लिए आपको 10 लोगों को 9 दिन जोड़ना है। ये 9 दिन का व्रत है, ये 9 दुर्गा व्रत मान लिया जाए। और इसके बाद 9 दिन के बाद ये देखना है कि जिन लोगों को हमने जोड़ा है क्या उन लोगों ने 10 लोगों को जोड़ने का काम किया है। यदि हम इतना कर लेंगे तो मान लीजिए कि हमने लंका जीत ली, ठीक है ना? और ये परिवर्तन फिर से कोई नहीं रोक सकेगा यदि हम बस इतना ही कर लें। देखो इसमें कोई पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आपको कोई नियम तोड़ने के लिए, कोई चक्का जाम करने के लिए, कोई जुलूस या धरने के लिए कहा जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा। आप मुझे एक बार भेज दीजिए। अभी क्या है, हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अभी बहुत सारी हमारी सेवाएं हैं। चलिए आप जरूर करिए और हम आपको आपका नंबर सेव करके हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे, जिसमें आप जो है गीता का उपदेश देके बाकी हमारे लोगों को मोटिवेट भी करिएगा। हाँ, मैं उतना बस इतनी सेवा कर सकता हूँ कि कोई यदि लेक्चर हो तो मैं नहीं, आपको आपकी वो सेकेंडरी सेवा है, प्राइमरी सेवा ये है मेरे लिए। और जिस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे लिए वो मतलब नहीं, चलिए तो उसको हम प्राइमरी मान लेते हैं आपके लिए। लेकिन जो सेकेंडरी है कि जो आपके 10 या 15 साल की तपस्या है, जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो आपके भाषणों से, मोटिवेशन से जिनका जीवन सुधर रहा है, उनको इस ऊर्जा से भी लाभान्वित करिए, जिससे हम उन्हें एक अच्छी व्यवस्था दे पाएं। डेफिनेटली जब हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना सर, तो क्या चीजें हर लेवल पर सेट हो जाती हैं। देखो यदि जुड़े रहेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, कोई नुकसान हो नहीं रहा है तो फिर अपने आप उसमें फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? डेफिनेट। राइट। चलिए, तो जय हिंद। शेयर विद मी। अभी तत्काल में शेयर करूंगा, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरे कृष्णा सर, थैंक यू। हरे कृष्णा।